Hello everyone. So let us continue our numericals from NCERT chapter number 11. NCERT exercise 11.3. So today we are going to discuss 2 or 3 more examples from NCERT on the basis of our old concepts which we have already studied in the theory lectures. So first 11.3, the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 15 volt. What is maximum kinetic energy? So in this question we have to calculate maximum kinetic energy and the quantity which we have given is 15 volt external potential. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और हमें यहाँ पे जो कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ का मतलब क्या होगा, हमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, मतलब इस पोटेंशियल तक हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. सो डायरेक्टली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो K मैक्सिमम इज इक्वल टू E V नॉट और हमें जो क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है वो ऑलरेडी स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारा V नॉट. सो E इंटू 15 वोल्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 into 50. So maximum काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी 2.4 into 10 raised to minus 2.4 into 10 raised to minus 19 जूल. तो ये एक सिंपल कंसेप्ट जहां पे हमें कट ऑफ वोल्टेज, ये भी एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही हम लोग अलग नाम बोल सकते हैं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल ये दोनों एक ही चीज होगी. इसी पोटेंशियल की वैल्यू से हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो ये बेसिक फार्मूला से हम डायरेक्टली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज 11.4 monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by helium neon laser. Power emitted is 9.42 milliwatt. अब यहाँ पे हमें जो रेडिएशन इंसिडेंट करना है उसकी वेवलेंथ गिवन है और उसकी वजह से जो पावर क्रिएट होगा वो पावर भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है. तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू 632.8 nanometer and power produced is 9.42 milliwatt. Milli मतलब 10 raised to minus 3. First one, find the energy and momentum of the photon. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक कंसेप्ट आएगा फोटोन का एनर्जी एंड मोमेंटम कैलकुलेट करने का. मतलब ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया है. तो फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसका. पार्ट ए, फर्स्ट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. E इज इक्वल टू, अब एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हमें गिवन क्वांटिटी है वो वेवलेंथ दिया है. तो वेवलेंथ के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला hc by lambda. अब h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to minus 34 into c मतलब 3 into 10 raised to 8 speed of light divided by 632.8 into 10 raised to minus 9. तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एनर्जी कितनी मिलेगी. अब यहाँ से एक चीज आपको अगर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ से जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा. सो जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्जन होगा, डिवाइड बाय E, मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन करना है. तब ये फॉर्मूला आपका बनेगा E is equal to hc by E into 1 upon lambda. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसी चीज आपको जब पूछी जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब आपको वेवलेंथ गिवन होगी तब आपको ये कैलकुलेशन भी डायरेक्ट याद रखना होगा. h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू आप कोई भी न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 6.626 into 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to 8 ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड E मतलब 1.6 into 10 raised to minus 90.
तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 1242 इंटू 10⁻⁹। तो ये अगर आपको पूरे कांस्टेंट की वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर सकते हो। 1242 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई वेवलेंथ, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको ये भी एक शॉर्टकट वैल्यू याद रखें, जैसे मैंने आपको H/E की वैल्यू बताई थी लास्ट NCERT एक्सरसाइज 11.1 में, वैसे ही आप ये एक डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो जब आपको HC/E करना होगा। अब यहाँ पे हमें जो फाइनल आंसर पूछा है या फिर हम जो लाना चाहते हैं जूल के अंदर, तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगा इसका 3.14 इंटू 10⁻90 जूल। तो ये फर्स्ट पार्ट का एक क्वेश्चन हमने क्लियर किया एनर्जी। अब इसी क्वेश्चन में हमें पूछा है दूसरा मोमेंटम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को हमें इसी फॉर्मूला से कन्वर्ट करना है, ये भी हमने लास्ट जब थियरी डिस्कस की थी तब हमने यूज किया था। सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/λ, लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन है और h की वैल्यू कांस्टेंट। सो ये हम लोग लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू लैम्डा मतलब 632.8 नैनोमीटर का कन्वर्जन 10⁻⁹। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास n इज इक्वल टू पावर पर एनर्जी। अब पावर जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9.42 मिलीवॉट, सो 9.42 into 10⁻³ डिवाइड बाय एनर्जी जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की 3.14 into 10⁻⁹, ये पावर वॉट में और एनर्जी हमने जूल में, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने जूल में कन्वर्जन रखा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा SI यूनिट होगा। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हमें कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो n इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकंड। ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करना होगा फोटॉन्स पर सेकंड। अब ये दोनों पार्ट के बाद हमें थर्ड पार्ट में पूछा है हाउ फास्ट hydrogen atom travel in order to have the same momentum as that of the photon। जब हाइड्रोजन एटम ट्रैवल करेगा और उसका मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम जितना होगा, तब उस कंडीशन में हमें पूछा है कि हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से कितने फास्ट वो ट्रैवल करेगा, मतलब हमें स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। और कंडीशन कौन सी गिवन है, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये थर्ड पार्ट को हम लोग इसी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। सो थर्ड पार्ट हमें पूछा है स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब मोमेंटम जो गिवन है हमें, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब ये मोमेंटम जो हमने यहां से कैलकुलेट किया है P इज इक्वल टू m इंटू v। तो V इज इक्वल टू P बाई m। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब एक प्रोटॉन का मास, बिकॉज 1h1 हाइड्रोजन एटम। सो P की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट की मोमेंटम 1.05 इंटू 10⁻⁻⁴
27 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 into 10⁻⁻27। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। सो ये थर्ड पार्ट हमारे इस 11.4 न्यूमेरिकल का। अब इसके अंदर आपको ये जो तीन पार्ट पूछे, तीनों पार्ट में आपको फोटोन का कंसेप्ट पूछा है, तो सारे फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए। उसी के बेस पे आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स भी और सारे फॉर्मूलाज भी हमने यूज किए हैं। तो ये 4 न्यूमेरिकल हमने आज के लेक्चर के अंदर, मतलब टोटल लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हमने कल कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट हम लोग इसी लेक्चर के अंदर दूसरे न्यूमेरिकल्स इसी कंसेप्ट की बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। So now exercise 11.5 from NCERT. First we read the question. The energy flux of sunlight reaching the surface of Earth is 1.388 into 10⁻³ watt per meter square. How many photons per square meter are incident per second? कितने photons अर्थ की सरफेस के पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड में इंसिडेंट होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है और हमें जो यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स दी हम लोग, हमें इंटेंसिटी गिवन है। नाउ एवरेज वेवलेंथ फ्रॉम द सनलाइट, ये हमें दी है 550 नैनोमीटर। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है पावर पर एनर्जी, और पावर जो यहाँ पे दिया है वो पर स्क्वायर मीटर, और हमें जो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी पर स्क्वायर मीटर, मतलब वहां से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे। बट हमें सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, बिकॉज पावर पर एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जो वैल्यू, जो वेवलेंथ गिवन है वो 550 नैनोमीटर, इसी वेवलेंथ की वैल्यू से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट E is equal to hc by lambda, h 6.626 into 10⁻⁻34 into speed of light 3 into 10⁸ upon lambda 550 into 10⁻⁹। सो यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ से ये -9 ऊपर जाएगा +9 और -34, तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी मिलेगी हमें 3.62 into 10⁻⁹ जूल। सो ये फर्स्ट हमने एनर्जी कैलकुलेट की। अब हमें जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर per second, which is equal to power per square meter, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है एनर्जी फ्लक्स, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर कितनी एनर्जी रेडिएशन से आएगी, वो एनर्जी हमें यहाँ से मिलेगी पावर पर स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय एनर्जी पर सेकेंड। तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए। अब यहाँ से जो पावर पूछा है, पावर पर स्क्वायर मीटर, वो कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.388 into 10⁻⁵, और एनर्जी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, आएगा यहाँ से n is equal to पावर 1.388 into 10⁻³ अपॉन एनर्जी 3.62 into 10⁻⁻90। सो फाइनल आंसर आएगा 3.8 into 10⁻21। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड अर्थ की सरफेस के ऊपर आएगा फ्रॉम द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सनलाइट। सो ये NCERT का exercise 11.5. Now next 11.6. In an experiment of photoelectric effect, the slope of potential versus frequency. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको बोला था NCERT पे ये ग्राफ नहीं दिया है, हम लोग एक्स्ट्रा में ये ग्राफ स्टडी करेंगे, बिकॉज इसके
बेसिस पे न्यूमेरिकल्स या फिर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये ग्राफ हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ये इस ग्राफ के लिए हमें स्लोप की वैल्यू गिवन है 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट into सेकंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आपने जो ये थियरी स्टडी की है उसके बेसिस पे आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है। स्लोप इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था h/e। सो यहां से h इज इक्वल टू e इंटू स्लोप हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन e 1.6 into 10⁻⁻90 and the slope which is given in the question is 4.12 into 10⁻⁻15 -50 -90 -34 मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली तो इस ग्राफ से आ ही जाएगी। 1.6 into 4.12 मतलब ये आंसर होगा 6.592 into 10⁻⁻34 जूल into सेकंड। तो इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये ग्राफ देखा था, डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, बिकॉज इस ग्राफ से हमें एग्जैक्ट प्लैंक की वैल्यू मिल सकती है और अप्रोक्सीमेटली हमें ये आंसर राइट ही है। हमारी जो वैल्यू है 6.626 मतलब 6.6 के अराउंड, तो यहाँ से भी वो वैल्यू आ जाएगी। सो ये एनसीईआरटी के 11.5 एंड 11.6। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.7।